पश्चिम बंगाल में कहने को तो कांग्रेस, कम्युनिस्ट और आईएसएफ का गठबंधन है और चुनाव मजबूती से लड़ने का इरादा भी, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के पहले दौर का मतदान करीब है। चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है, लेकिन गांधी वाड्रा परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार करने बंगाल नहीं गया। ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच चुनावी जंग जैसे जैसे तेज होती जा रही है, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के गठबंधन की धड़कनें भी तेजी से बढ़ने लगी हैं। गठबंधन को डर है कि टीएमसी और बीजेपी में मुकाबला बेहद करीबी होता जा रहा है, तो उन्हें अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है और इसके लिए गठबंधन पर दूसरे दलों का दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस, वाम मोर्चा और आईएसएफ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन के सामने कई चुनौतियां हैं। इन पार्टियों को खुद चुनाव जीतने के साथ ये भी ध्यान रखना है कि बीजेपी को किसी तरह का फायदा न मिल पाए। यही वजह है कि सीपीएम ने नंदीग्राम में मीनाक्षी मुखर्जी को उम्मीदवार बनाकर ममता को वॉकओवर देने की कोशिश की है। कम्युनिस्टों को इस बात का अंदाजा है कि कांग्रेस मौका मिलते ही ममता बनर्जी के साथ चली जाएगी। इस बात के संकेत कांग्रेस ने ही दिए कि अगर सत्ता से बीजेपी को दूर रखने के लिए उसे ममता बनर्जी का साथ देना पड़े तो वे इसके लिए भी तैयार हैं। यूपीए के कई घटक दल चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के बजाय तृणमूल कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। शिवसेना ने भी चुनाव में ममता बनर्जी का समर्थन किया ताकि वोट का बंटवारा रोका जा सके। इन पार्टियों के टीएमसी को समर्थन ने कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने गठबंधन में ज्यादातर उन सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है जो कि उनका गढ़ माने जाने वाले मालदा और मुर्शिदाबाद में आते हैं। वहीं वाम मोर्चा भी उन सीटों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है जहां टीएमसी और बीजेपी का मुकाबला नहीं है। ऐसे में गठबंधन ज्यादातर उन सीटों पर ध्यान दे रहा है जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन को विधानसभावार देखा जाए तो बीजेपी को 121 विधानसभा सीट पर बढ़त थी, वहीं टीएमसी ने 164 सीटों पर बढ़त बनाई थी। ऐसे में कांग्रेस वाम मोर्चा की ये कोशिश है कि जिन सीट पर टीएमसी मजबूत थी उन सीटों पर बहुत ज्यादा कोशिश न की जाए, बल्कि उन सीटों पर ध्यान दिया जाए जहां बीजेपी मजबूत है। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता की दहलीज तक पहुंच जाती है तो तृणमूल कांग्रेस की हार के लिए उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की हार का तोहफा झेल चुकी कांग्रेस बंगाल में वोट कटवा पार्टी का तमगा नहीं हासिल करना चाहती और यही वजह है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां उनके जीतने की संभावना टीएमसी के मुकाबले ज्यादा है। जिन सीट पर टीएमसी मजबूत है वहां गठबंधन ज्यादा प्रचार नहीं करेगा, मतलब कि उन सीटों पर कांग्रेस टीएमसी को खुली छूट देने जा रही है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मुकेश अंबानी मामला, सचिन वजह की गिरफ्तारी और फिर परमबीर सिंह के तबादले से लूटी पिटी शिवसेना अब इन सब मामलों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश में जुट गई है। इसी वजह से कल तक परमबीर सिंह और सचिन वजह के नाम पर आंसू बहा रहे संजय राउत ने फिर अपना पुराना खटराग शुरू कर दिया। संजय राउत ने फिर से यूपीए के अध्यक्ष का मामला उठाया और इस पद के लिए शरद पवार को सबसे योग्य नेता बताया। संजय राउत ये सब तब कह रहे हैं जब शरद पवार गैर कांग्रेसी तीसरे नए विकल्प बनने की तैयारी कर रहे हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर देश में विपक्ष को मजबूत करना है तो यूपीए का नेतृत्व शरद पवार जैसे नेता के हाथ में सौंपना होगा जिनकी देश भर में स्वीकृति है। और मजे की बात यह है कि शिवसेना खुद भी यूपीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके नेता सोनिया गांधी की जगह पवार को यूपीए चेयरपर्सन बनाने के लिए माहौल बनाने में लगे हुए हैं। राउत ने कहा कि ऐसे कई क्षेत्रीय दल हैं जो न यूपीए में हैं और न ही एनडीए में, उन्हें यूपीए में लाने की कोशिश होनी चाहिए। दरअसल संजय राउत पहले भी शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने की मांग कर चुके हैं। फिलहाल सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन है और शिवसेना इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास आघाड़ी की सरकार जरूर है, लेकिन वह गठबंधन सिर्फ सूबे तक सीमित है। राउत ने विपक्षी पार्टियों के बारे में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आज एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। देखिए, महाराष्ट्र का जो प्रयोग हुआ है ना, वो एक्सपेरिमेंट बेहतरीन है और पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है। हमने बार बार कहा है और यह आह्वान किया है कि यूपीए का रीस्ट्रक्चर होना चाहिए। शिवसेना नेता ने आगे कहा कि एनडीए से हम बाहर निकल चुके हैं,
अकाली दल एनडीए से बाहर है, ममता जी यूपीए में नहीं है, एनडीए में भी नहीं है। ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी रीजनल पार्टीज हैं जो न यूपीए में है और न ही एनडीए में। ये पार्टियां यूपीए में क्यों नहीं है, ये सोचने का विषय है। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत होना है तो यूपीए को मजबूत करना होगा, और अगर यूपीए को मजबूत करना है तो यूपीए की लीडरशिप एक ऐसे नेता को देनी चाहिए जो एक्टिव भी हो और पूरे देश में उसकी एक्सेप्टेंस भी हो। आज तो हम अपोजिशन में हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो मुझे शरद पवार का नाम हमेशा मेरे जहन में आता है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को एक्सेप्ट करना चाहिए। शरद पवार को यूपीए का नेतृत्व मिलने से विपक्ष निश्चित तौर पर मजबूत होगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश भारत को यूरेनियम का एक बड़ा खजाना मिल गया और अब भारत इस इलाके में खुदाई करने की तैयारी में है। ये बात चीन को हजम नहीं हुई तो उसका सरकारी मीडिया भारत को धमकाने में जुट गया। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर भड़कते हुए लिखा कि इस तरह के व्यवहार से भारत चीन सीमा वार्ता को नुकसान पहुंचेगा। चीन शुरू से ही अरुणाचल प्रदेश को अपना बताते हुए दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता रहा है। और इतना ही नहीं, चीन के इस सरकारी भोंपू ने भारत के यूरेनियम की खोज की प्रशंसा करने पर भारतीय मीडिया पर भी हमला बोला। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में लिखा कि भारत अरुणाचल प्रदेश में यूरेनियम का पता लगा रहा है। भारत के एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट के डायरेक्टर डीके सिन्हा के हवाले से कहा गया कि इस क्षेत्र में यूरेनियम के छिपे होने के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, इसलिए हमने यहां अपने कार्य को जारी रखा हुआ है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस पिट्ठू मीडिया ने दावा किया कि चीन सरकार ने कभी भी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी। उसने आगे लिखा कि भारत का दावा है कि ये उसका क्षेत्र है, जबकि चीन में इसे तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा या जांगनान के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल टाइम्स यही नहीं रुका, उसने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश को पिछली शताब्दी में अवैध रूप से बनाया गया था, जिसमें चीन का 90,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है। टोहुआ विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन के सहायक प्रोफेसर जी चाओ के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि ये मायने नहीं रखता कि इस क्षेत्र में यूरेनियम मौजूद है, बल्कि इस क्षेत्र को खुद का होने का दावा करना गलत है। प्रोफेसर साहब ने तो भारत के ऊपर अभिमानी रवैया रखने तक का आरोप लगा दिया। प्रोफेसर ने चीन को भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई किए जाने तक की मांग कर डाली। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे के परमवीर प्रेम ने महाराष्ट्र के बड़े अधिकारियों को नाराज कर दिया। हालात यह है कि अब एक बड़े अधिकारी संजय पांडे ने सरकार की नीतियों से परेशान होकर छुट्टी पर जाने की धमकी तक दे डाली। महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम के डीजी संजय पांडे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार पर राज्य में पुलिस विभाग में पद देने के दौरान उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने सरकार को इसकी सूचना दी है कि उन्होंने छुट्टी पर जाने का फैसला किया है। संजय पांडे को महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम का मुखिया बनाया गया है। वह इससे पहले होमगार्ड के डीजी थे। अपने ट्रांसफर के बाद उन्होंने ठाकरे सरकार पर आरोप लगाए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनसे डीजी होमगार्ड का पद लेकर परमवीर सिंह को बैठा दिया और संजय पांडे का तबादला राज्य सुरक्षा निगम में कर दिया। इससे नाराज संजय पांडे ने कहा, मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया। मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ यह कानून के मुताबिक नहीं है, इसलिए मैंने राज्य के सामने अपना पक्ष रखने की कोशिश की और उनसे अपनी गलतियों को सुधारने का अनुरोध किया। राजनीतिक दुश्मनी के संभावित मुद्दे पर पांडे ने कहा कि मैं 1993 के दंगों के दौरान डीसीपी था। मैंने खेरवाड़ी के पास के इलाकों में शिवसेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की थी। मेरे जैसे लोगों से बदला लेने के लिए ये बहुत बड़ी संस्था है। अगर ऐसा करती है तो हम सुरक्षित हाथों में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुझे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ पूछताछ की जिम्मेदारी दी। मैंने उसे पूरा किया, रिपोर्ट भी दर्ज की, लेकिन जब उन्हें मुझे बड़े कार्यालय की जिम्मेदारी देनी थी तो उन्होंने मुझे उपेक्षित कर दिया, जैसे मैं कुशल नहीं था। मुझे नहीं पता कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। पांडे ने महाराष्ट्र सरकार को भेजे गए पत्र के बारे में कहा कि मेरा पत्र मेरे साथ हुए अन्याय के बारे में बात करता है। न केवल यह कि सरकार, बल्कि इस सरकार से पहले भी ऐसे अन्याय हुए थे। आज भी ये किया जा रहा है। मैंने इस सरकार के कई उदाहरणों का उल्लेख किया। नए पद का कार्यभार संभालने की बात पर उन्होंने कहा कि मेरे नए कार्यालय का कार्यभार संभालने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही उस पद पर था। उन्होंने कहा कि जब सीपी पद खाली हो गया तो मैं वरिष्ठ था, लेकिन उन्होंने मेरी अनदेखी की। जब भ्रष्टाचार विरोधी पद खाली हो गया तो उन्होंने मेरी अनदेखी कर दी। जब महानिदेशक गए तो उन्होंने किसी और को अतिरिक्त प्रभार दे दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अवैध है। अब फिर से सीपी का पद खाली हो गया है। उन्होंने एक और अधिकारी नियुक्त किया है।
मैं इन अधिकारियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप काम नहीं कर रही। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राजस्थान सरकार में बगावत के वक्त अशोक गहलोत ने बागी विधायकों और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के फोन टैपिंग का जो खेल किया था, अब वही खेल गहलोत के लिए भारी पड़ता जा रहा है। राजस्थान में अब तक बीजेपी ही फोन टैपिंग मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, लेकिन गहलोत से खार खाए पायलट गुट के विधायक भी अब बीजेपी के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। मतलब कि अशोक गहलोत की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने इस संबंध में ट्वीट किया तो पायलट गुट के विश्वेंद्र सिंह ने उसे रीट्वीट किया। बीजेपी विधायकों ने लगातार 2 दिन तक इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा में ये मामला उठाया। विश्वेंद्र सिंह इससे पहले भी फोन टैपिंग को गलत बताते हुए पार्टी के अंदर ही मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर चुके हैं। भरतपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह बगावत से पहले गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। पायलट खेमे के पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने विधानसभा में बैठने को लेकर की गई व्यवस्था पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार में दलित, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक विधायकों की उपेक्षा हो रही है। सरकार में इस वर्ग की सुनवाई नहीं हो रही। इस वर्ग के विधायकों से मंत्री मिलते नहीं। इस वर्ग के विधायकों को विधानसभा में बिना माइक वाली सीटों पर बिठाया जा रहा है, जिससे वो बोल नहीं सके। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी और ब्रजेंद्र ओला ने सड़कों की मंजूरी सहित अन्य विकास कार्यों में भेदभाव को लेकर सदन में अपनी ही सरकार को घेरा था। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि हमसे दुश्मनी है तो सजा हमें दीजिए, हमारे निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है। ये दोनों विधायक भी बगावत के समय पायलट के साथ थे। इन दोनों विधायकों द्वारा विधानसभा में दिए गए वक्तव्य को विश्वेंद्र सिंह ने रीट्वीट किया। बीजेपी फोन टैपिंग मामले को लेकर लगातार गहलोत सरकार को घेर रही है। 2 दिन तक विधानसभा में हंगामा हुआ, अब आंदोलन करने की तैयारी है। बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और विधायक दल के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि विधायकों की निजता भंग करना गलत है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा सांसद दिया कुमारी ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में विधायकों, केंद्रीय मंत्री एवं अन्यों की राजनीतिक स्वार्थों के कारण की गई फोन टैपिंग प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। यह संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन और हमारे लोकतंत्र की हत्या है। इस मामले में सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में कहा कि सरकार ने किसी जनप्रतिनिधि के फोन टैप नहीं कराए। विस्फोटक और अन्य सामान मिलने की जानकारी पर 2 लोगों के फोन टैप करवाए गए तो उनकी बातचीत में गजेंद्र सिंह का नाम सामने आया। जांच में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम होने की बात सामने आई। मामले की जांच एसओजी और पुलिस ने की। एक अधिकारी गजेंद्र सिंह का वॉइस सैंपल लेने दिल्ली गया। उन्होंने सैंपल नहीं दिया। सीएम के ओएसडी के मोबाइल से जारी ऑडियो रिकॉर्ड की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उसके पास आए थे तो उसने ग्रुप में जारी किए। ये अपराध नहीं है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। परमबीर सिंह की कुर्बानी लिए जाने से शरद पवार का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। एंटीलिया मामले को जिस हल्के तरीके से लिया गया है और उसकी जांच सचिन वजह को सौंपकर जिस तरह से खिलवाड़ किया गया, ये बात शरद पवार को हजम नहीं हो पा रही है। अपनी तरफ से उद्धव ठाकरे ने उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें की। संजय राउत को उनसे मिलने दिल्ली भेजा, लेकिन वे माने नहीं। मुकेश अंबानी के खिलाफ साजिश रचे जाने को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में बवंडर आया हुआ है। उद्धव सरकार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अपनी पार्टी एनसीपी का कील काटा दुरुस्त करने के लिए शरद पवार गृह विभाग के मंत्री अनिल देशमुख से इस्तीफा लेने की तैयारी कर रहे हैं। अनिल देशमुख का इस्तीफा होते ही उद्धव ठाकरे पर दबाव बढ़ जाएगा। इस घटनाक्रम में मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की कुर्सी जा चुकी है। कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में अनिल देशमुख की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। सूत्र बताते हैं कि अनिल देशमुख से इस्तीफा लेकर अजीत पवार को प्रदेश का नया गृह मंत्री बनाया जा सकता है। अजीत पवार उद्धव ठाकरे सरकार में डिप्टी सीएम हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अपने मंत्री अनिल देशमुख से नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मामले में देशमुख ने जिस तरह से हैंडल किया, उससे शरद पवार नाराज हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में अनिल देशमुख ने शरद पवार को पूरी तरह से जानकारी नहीं दी। मामला इतना बढ़ गया कि शरद पवार को खुद इस मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करनी पड़ी। इस बीच अचानक राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख दिल्ली पहुंचे। यहां देशमुख ने शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की।
मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वह विदर्भ में एक मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोजेक्ट में आ रही बाधा को दूर करने के संबंध में पवार से मिलने आए थे। इससे पहले बीजेपी नेता भी गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम से जहां पुलिस की छवि पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र की भी काफी किरकिरी हुई है। हालांकि इस मामले में एनसीपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष और मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि मंत्रिमंडल में कोई भी फेरबदल नहीं होने वाला है। राज्य के गृह मंत्री को हटाए जाने की अटकलों पर पाटिल ने कहा कि ये गलत खबर है। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने कामकाज से संबंधित मीटिंग बुलाई है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ही रहने वाले हैं और उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने के मामले में पुलिस कमिश्नर की गलती मानी थी। देशमुख ने कहा कि परमबीर सिंह का तबादला रूटीन प्रशासकीय ट्रांसफर नहीं है। मुंबई पुलिस विभाग के प्रमुख होने के नाते उनके सहयोगी अधिकारी ने कुछ गंभीर गलतियां की हैं और इसके लिए माफी नहीं दी जा सकती है और इस कारण उनका ट्रांसफर हुआ। इस मामले में अब जांच में जो सामने आएगा वह उसके अनुसार ही कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनावी पंडित भले ही बंगाल में जैसे तैसे ममता बनर्जी की वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि टीएमसी लगातार सिकुड़ रही है। मतदान शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन टीएमसी छोड़ने का सिलसिला अभी तक जारी है। शुवेंदु अधिकारी के पिता टीएमसी सांसद अपने समर्थकों के साथ 20 मई को पीएम मोदी की रैली में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ये बात तो साफ हो गई, लेकिन खबर यह है कि शुवेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी इसी में अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मतलब ये कि लोकसभा में ममता बनर्जी के सांसदों की संख्या में 2 की कमी हो जाएगी। ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे शुवेंदु अधिकारी के पिता और भाई दोनों बीजेपी में शामिल होंगे। शिशिर बंगाल के कांठी और दिव्येंदु तमलुक लोकसभा सीट से सांसद हैं। दोनों ही नेताओं को 20 मार्च को होने वाली प्रधानमंत्री की रैली के लिए न्योता भेजा गया है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों मोदी की मौजूदगी में ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दिव्येंदु अधिकारी दिल्ली में बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात कर चुके हैं। टीएमसी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर दिव्येंदु ने कहा, मैंने अभी कुछ तय नहीं किया है। हालांकि बीजेपी की ओर से मुझे न्योता भेजा गया है और आने वाले 1-2 दिन में मैं फैसला ले लूंगा। दिव्येंदु ने फिलहाल पार्टी नहीं छोड़ी है, फिर भी वो नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगभग 4-5 महीने हो गए हैं टीएमसी के कार्यक्रम में मुझे नहीं बुलाया जा रहा। ममता बनर्जी ने भावनात्मक रूप से नंदीग्राम में लड़ने का फैसला किया। मुझे विश्वास है कि नंदीग्राम के लोग सही व्यक्ति को चुनेंगे। पूरा अधिकारी परिवार नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार पक्की करने के लिए कमर कस चुका है। इसलिए ममता बनर्जी का मुकाबला एक अकेले शुवेंदु अधिकारी से नहीं बल्कि पूरे अधिकारी परिवार से है। शिशिर ने कहा कि मैं अपने शुवेंदु का समर्थन करूंगा। अगर वे मुझसे प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में जाने के लिए कहते हैं तो मैं निश्चित तौर पर जाऊंगा। अगर शुवेंदु मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए कहते हैं तो मैं ऐसा करूंगा जरूर। इसके बाद शुवेंदु ने कहा था कि शिशिर बाबू पीएम मोदी की पूर्वी मिदनापुर के कांठी में होने वाली रैली में शामिल होंगे। पीएम मोदी की रैली 20 मार्च को कांठी में होने जा रही है। The report, News of India.